नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज का हमारा जो सेशन है वह है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है 2021 स्पेशली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं लैंग्वेज ग्रुप का जो सेक्शन बी है। और यह जो हम लोग प्रश्न पत्र है सेक्शन बी का जिसमें आपके 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम लोग दो भागों में हल करेंगे। पहला भाग इसमें हम लोग 1 से लेकर के 35 प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद हम लोग 36 से लेकर के 70 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो पहला पार्ट है प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का, उसे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित पद है। ठीक है, पूछा हुआ है कि उपसर्ग रहित पद आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास सुयोग है, दूसरा ऑप्शन विदेश है, तीसरा ऑप्शन है आपका अत्यधिक, या चौथा ऑप्शन है डी यानी कि सुरेश है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि उपसर्ग रहित पद कौन सा है। तो आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि सुयोग जो है, सुयोग का क्या है, हम लोग यहाँ पे उपसर्ग का इसमें लगा हुआ है। क्या उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए सु और उसके बाद क्या हुआ है आपका योग। ठीक है, तो यहाँ पे सु क्या है आपका उपसर्ग है। अब यहाँ पे विदेश का अगर हम देखें तो विदेश का क्या होगा, वी उपसर्ग है। ठीक है, अत्यधिक में भी क्या होगा आपका, तो यहाँ पे अति प्लस अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अति प्लस अधिक हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका किसमें उपसर्ग है, यहाँ पे देखिए सुरेश, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका कि इसमें कोई भी उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि रीअरेंज द सेंटेंस, यानी कि आपको इस सेंटेंस को फिर से रीअरेंज करना है इन कोहेरेंट सीक्वेंस, यानी कि एक सार्थक रूप में आपको करना है। और आपको यहाँ पे बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सार्थक जो भी आप सेंटेंस को रीअरेंज करें वह सार्थक भी हो और सार्थक सीक्वेंस में हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा सार्थक समूह हम लोग को प्राप्त होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन ऑफ ऑयल एंड गैस, and coal will play a less important role, will increase in developing countries, in the industrialized countries up to 2025 AD। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें अगर हम बात करें कि जो सबसे सटीक होगा वह कौन सा होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मतलब ए सी बी डी, ठीक है, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन ऑफ ऑयल एंड गैस विल इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, फिर एंड कोल विल प्ले अ लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अप टू 2025। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि एक जो है वह सही आंसर है आपका। यहाँ पे अब मैं आप लोग को जो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा हुआ है ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न नंबर 3 है वह आपका इंग्लिश से पूछा हुआ है। किससे पूछा हुआ? आपका इंग्लिश से पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि अलॉटमेंट का सही संधि हिंदी रूप है, संधि नहीं हिंदी रूप है, आवंटन है, आवंटी है, नीलामी है, या फिर नियुक्ति है। तो सही आंसर आपका क्या होगा कि आवंटन यहाँ पे सही आंसर होगा। आवंटन नहीं बल्कि आवंटन होगा, ब नहीं बल्कि वह होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि कछुआ बहुत धीमे चलता है, इस वाक्य में प्रयुक्त धीमे पद है। धीमा पद कौन सा यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर परिणामवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या हुआ है कि इस वाक्य में प्रयुक्त धीमा, यानी यहाँ पे जो धीमा शब्द दिया हुआ है ये क्या हुआ, क्या है, यानी कि कौन सा आपका कह सकते हैं कि शब्द भेद का भाग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आप परिभाषा से हम लोग देख सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, यहाँ पे चलना, चलना क्या है आपका? वर्ब है, यानी कि ये क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया का हमें क्या हो रहा है, ये बोध हो रहा है। ये धीमा जो शब्द है ये बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है आपका क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में जो आपका सही होगा वह कौन सा होगा आपका ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सन्मार्ग जो दिया हुआ उसको हम लोग संधि विच्छेद पहले कर लेते हैं। तो क्या इसका संधि विच्छेद होगा? तो सबसे पहले जो होगा वह होगा आपका सत होगा। क्या होगा आपका? सत होगा। ठीक है, ये आपका सत हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें
तो इसके बाद फिर क्या होगा, इसका संधि विच्छेद दो बार भागों में बांटेंगे ना, तो सत प्लस मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सत प्लस मार्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो सन्मार्ग है, ठीक है, सन्मार्ग है वह कौन सी संधि आपकी है, व्यंजन संधि है। ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सन प्लस मार्ग, सॉरी, सत प्लस मार्ग, ये आपका इसका संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद का परिभाषा भी होता है कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसमें होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि these days bureaucrats abstain from having an itching palm. Choose the correct meaning of the idiom in italics. यानी कि यह जो शब्द दिया हुआ है इचिंग पाम, इसका आपको, ये क्या है, आपका इडियम है, और इस इडियम का आपको बताना है कि मतलब क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है। तो आपको पहले इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं, फिर आप इसका जो इडियम का अर्थ है वह आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है रिश्वत लेने की आदत। क्या होता है इसका, रिश्वत लेने की आदत होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वह इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब, ब्राइब मतलब क्या होता है आपका, रिश्वत। क्या होता है आपका, रिश्वत। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपके प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि इन द टोक्यो ओलंपिक गेम्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेज। यानी कि ये जो आपका सेंटेंस दिया है इसमें आपको जो सही फ्रेज है उस फ्रेज का आपको यूज करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बियर्स आउट, बियर्स विथ, बियर्स अवे या फिर बियर्स ऑन। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बियर्स अवे। In the Tokyo Olympic Games, the United States of America bears away the largest number of gold medals. अर्थात कि जो टोक्यो ओलंपिक खेल था उसमें अमेरिका ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि निम्नलिखित वैदिक छंदों के अक्षरों के आधार पर सही क्रम का चयन करिए, बृहति, गायत्री, अनुष्टुप, उच्छृंख या फिर पंक्ति। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अक्षरों के आधार पर, यानी कि जो वैदिक छंद है उनके अक्षरों के आधार पर हम यहाँ पे देखिए तो आपका सबसे पहले जो आता है वह आता है आपका गायत्री, यानी कि नंबर 1 पे ये हो गया। उसके बाद आपका आता है उच्छृंख, आता है, क्या आता है, उच्छृंख। फिर थर्ड नंबर पे जो आता है वह है आपका अनुष्टुप आता है। क्या आता है, अनुष्टुप जो है थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद आपका आता है बृहति, क्या आता है, बृहति। और फिफ्थ नंबर पे आपका आता है पंक्ति। ठीक है, तो ये आप नंबर मिला लीजिए किसमें है, तो ये नंबर आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि एक का जो ऑप्शन है BDCAE आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ परफंक्टरी। परफंक्टरी, यहां पे आपको बताना है किसका सिनोनिम्स क्या होगा, थ्रू एंड कंप्लीट, सुपरफिशियल, इंटेंसिव या स्टूपिड मैनर। तो आपको बताना चाहेंगे कि परफंक्टरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उत्साहहीन। क्या होता है आपका, उत्साहहीन होता है। ठीक है, तो यहां पर जो उत्साहहीन है इसका अर्थ होता है उत्साहहीन। अगर हम बात करें कि इसके हिसाब से इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, तो इसका सिनोनिम्स जो होगा वह होगा सुपरफिशियल, यहां पे सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू अपील टू द फीलिंग ऑफ पीपल टू स्टेयर देम अप इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे जो वाक्य दिया है इसमें आपको बताना क्या है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू अपील टू द फीलिंग ऑफ पीपल टू स्टेयर देम अप इज कॉल्ड। यानी कि इसमें जो वाक्य दिया है इस वाक्य का अर्थ जो है उसमें एक वाक्य आपको बताना है कि एक शब्द क्या होने वाला है, डिमोगोग या फिर कंपेयर या फिर स्वकलर या फिर वेटरन। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपको, तो इस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा कि डेमोगोग, यानी कि प्रजानायक या फिर दलपति, जो कि लोगों में के अंदर जो है वह उत्साह भर सके, उनको उत्तेजित कर सके किसी भी लड़ाई के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी कृतियां उपन्यास विद्या की रचना है।
अंधेर नगरी, झांसी की रानी, उर्वशी या फिर गबन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है आपको। सही उत्तर कौन सा इसका चयन करना है? केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल बी और डी, केवल सी एंड डी। तो इन चारों में कौन सा सही होगा? तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अंधेर नगरी है, क्या है, सॉरी, झांसी की रानी, ये आपकी उपन्यास है। क्या है? आपका उपन्यास है। ठीक है। झांसी की रानी के अलावा आपका उपन्यास कौन है? तो गबन है। यानी कि ये दोनों ही क्या है? आपके उपन्यास विद्या के हैं। ठीक, उपन्यास की रचना है। यानी कि इस प्रकार से अगर हम बात करें कि झांसी की रानी का रचना किसने किया है, तो ये रचना किया है वृंदावन लाल वर्मा ने किया है, जो कि 1946 में इनका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें कि गबन, तो गबन का जो रचना है वह किसने किया है? तो प्रेमचंद्र ने किया है। और गबन का जो मूल विषय है वह है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। ये इसका मूल विषय है। तो ये इस प्रकार से हमारे झांसी की रानी और गबन आपके उपन्यास है। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी और डी जो है वो हमारे सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है कि वर्ड और मीनिंग, यानी कि पहला जो लिस्ट है वो उसमें वर्ड दिए हैं और सेकंड में आपका मीनिंग दिया है। एम्बीडेक्स्टरस का जो मीनिंग होता है वह होता है आपका कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड विथ स्किल, यानी ये फर्स्ट का होगा, यानी ये आपका ए हो गया। ठीक है। बी है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है आपका डरावना। क्या होता है? डरावना। तो इसका हो जाएगा आपका इविल। ये आपका हो गया बी ऑप्शन। ठीक है। क्या हो गया आपका? बी। और थर्ड जो है वह है गॉच। गॉच मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड होना। क्या होता है? आपका ऑकवर्ड। उसके बाद फोर्थ आपका मिस एंथ्रोपिक का मतलब होता है हेटिंग मैनकाइंड। क्या होता है आपका? हेटिंग मैन काइंड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके चारों हो गए। आप यहाँ पे आप लोग मिला सकते हैं कि किसका कौन सा सही है। तो देखिए, ए का किसमें आपका मिल रहा है? चौथे में मिल रहा है। तो यहाँ पे ए का चौथा हो गया। फिर बी का मिल रहा है थर्ड में, और सी का मिल रहा है आपका यहाँ पे एक में, और डी का मिल रहा है आपका 2 में। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, एक नहीं होगा बल्कि आपका 12 का जो है वह कौन सा भी मैंने आपको मिला के दिया हुआ है, तो ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि निम्नलिखित लौकिक छंदों का वर्णों की गणना के आधार पर सही क्रम का चयन करिए। वंशस्थ, इंद्रवज्रा, शार्दुल विक्रीडितम, शिखारिणी या फिर स्त्री गद्रा। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा आपका? तो देखिए, जो मिलने वाला आपका है, तो सबसे मतलब हम कहने का तात्पर्य है कि जो लौकिक छंदों के वर्णन, जो वर्ण है यानी जो अक्षर है, उनकी गणना के आधार पर हम देखें तो इनका जो सही क्रम होगा वह कौन सा होगा? तो सबसे पहले जो क्रम आएगा वह आएगा आपका, यहाँ पर कह सकते हैं कि इंद्रवज्रा आएगा। क्या आएगा आपका? थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पे कौन सा होगा? इंद्र वज्रा होगा। यहाँ सॉरी, फर्स्ट नंबर पे इंद्र वज्रा होगा। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? वंशस्थ आएगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपका स्त्रगध्रा, यहाँ पे थर्ड नंबर हो गया। और फोर्थ नंबर पे जो आएगा वह आपका आएगा शिखरिणी। क्या आएगा? शिखरिणी। उसके बाद फिर आएगा फिफ्थ नंबर पे आपका शार्दुल विक्रीडितम, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल सही होगा। BADCE यहाँ पे आपका सही मतलब क्रम है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, एक्सप्लेनेशन और 1 वर्ड। यहाँ पे 1 वर्ड दिया हुआ है लिस्ट 2 में, और इसका एक्सप्लेनेशन ये आपका लिस्ट 1 में है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इंसेंडरी इसका क्या होगा। ठीक है। तो पहले का तो हम लोग ए से देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ अ पर्सन हैविंग इमेजिनरी एलिमेंट्स, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि हाइपोकोन्ड्रिक मतलब होता है रोग भ्रमी या फिर विषाद रोगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पे किसका होगा आपका? सॉरी, यहाँ पे देखते हैं ए आपका जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बी क्या है? वन हु सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी फॉर रिवेंज। ठीक है। वन हु सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी फॉर रिवेंज, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंसेंडरी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका, इंसेंडरी हो जाएगा, यानी कि उत्तेजक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। ठीक है, फिर दिया है सी, दिया है कि वन हु मीट्स एडवर्सरी और पेन विदाउट फ्लिंचिंग, तो इसका क्या होगा आपका, हो जाएगा स्टोइक, यानी कि आपका स्टोइक मतलब क्या होता है, सहनशील व्यक्ति। क्या होता है आपका, सहनशील व्यक्ति। इसके बाद आपका आता है डी, वन हु इज कॉन्योसियर ऑफ गुड फूड, यानी कि गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये गवर्नमेंट मतलब होता है आपका पेटू। क्या होता है आपका, पेटू। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है, किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि अर्थ शब्द के अनेक अर्थों में यह नहीं है, धन, मतलब, अच्छ या फिर आशय, तो कौन सही नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है सी, आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि हिंदी में फारसी से आया हुआ विदेशी शब्द कौन सा है। ठीक है, विदेशी शब्द पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है आपका दरबार, सेकंड दिया हुआ है किला, थर्ड दिया हुआ है बहादुर और चौथा दिया हुआ है आलपित। तो यहाँ पे विदेशी शब्द यानी फारसी से आया हुआ विदेशी शब्द आपका ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17 दिया है कि फूल शब्द का तत्सम है, पुहुप है, पुष्प है या फूल है या फिर आपका पुष्प है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कि पुष्प जो है फूल का तत्सम। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि आपका अपादान, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है, स्वतंत्र कर्मणा यमाभिप्रैति ध्रुव पायो या फिर साधक तमम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव मपाए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका सामने है, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि आनंद का पर्यायवाची नहीं है। तो आनंद के पहले आपको मालूम हो जाएगा पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो आनंद का जो पर्यायवाची होता है वह हर्ष होता है, आमोद होता है, उल्लास होता है, लेकिन प्रोन्नति जो है वह आनंद का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ जो कह सकते हैं रचना दी है और उस रचना के रचनाकार का नाम जो सूची 2 में दिया हुआ है और इसके नीचे आपको क्या करना है कि आपको कूट दिया हुआ, इस कूट पर मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं कि कौन सा आपका सही होने वाला है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो देखिए 20 का जो दिया हुआ है वह कौन सा सही होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट जो है वह किसका यहाँ पे होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है वासवदत्ता, वासवदत्ता जो है वह सुबंधु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, सुबंधु के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका हर्षचरित किसके द्वारा है, तो हर्षचरित आपका है यहाँ पर बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा। और उसके बाद आपका सी है काव्यादर्श, काव्यादर्श किसके द्वारा है, तो यह दंडी के द्वारा है। किसके द्वारा, दंडी के द्वारा। फिर आपका फोर्थ जो है यानी डी जो है वह है शिवराज विजय यानी अंबिका दत्त व्यास के द्वारा है। तो यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन मिल चुके हैं और जो आपका कूट होगा उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए का फोर्थ और यहाँ पर इसी हिसाब से हम लोग मिलाएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मीरा पदावली गीति शैली की रचनाओं का संकलन है। कथन 2 है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। अब यहाँ आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। ए ऑप्शन दिया है कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। वही ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वह है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 जो है वह सही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कहने का ये चाहता है। तो 21 का जो है वह है आपका कि मीरा पदावली गीति शैली की कई रचनाओं का संकलन है, ये भी सही है। दूसरा है रामचरितमानस एक महाकाव्य, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही आपके ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि मिश्र काव्य किसे कहते हैं, गद्य को कहते हैं, पद्य को, महाकाव्य को या फिर चंपू को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंपू काव्य को कहते हैं। किसको कहते हैं, चंपू काव्य को कहते हैं। ठीक है, अभी चंपू काव्य होता है क्या है, तो देखिए गद्य और पद्य में लिखे गए जो नाटक होते हैं उनको हम लोग
चंपू काव्य या मिश्र काव्य के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्न शब्द में से सही वर्तनी है, कौन सा है? निरोग होगा, निरोज होगा, या फिर निरोग्य होगा, या फिर निरोग होगा। तो सही वर्तनी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा कि निरोग यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि राम वहां रहता है, इस वाक्य में वहां शब्द है कालवाची अव्यय है, स्थानवाचक अव्यय है, योजक अव्यय है, या फिर संबोधनवाचक अव्यय है। तो कौन सा आंसर होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी जो है बिल्कुल सही होगा कि स्थानवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दिया हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को समास कहते हैं। दूसरा कथन है कि निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें कि कथन एक जो है निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को समास कहते हैं, तो ये गलत है। और आपका सेकंड जो है कि निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को ही संधि कहा जाता है, ये आपका सही कथन है। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे कूट दिया हुआ है वह कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन एक गलत है लेकिन कथन दो जो है वह बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति को सूचित करने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, या फिर पूर्ण विराम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा कि इसे हम लोग पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पर्टिनेसियस, यानी पर्टिनेसियस का मतलब क्या? पहले एंटोनिम्स मालूम होना चाहिए। तो पर्टिनेसियस का सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। तो पर्टिनेसियस का मतलब होता है आपका जिद्दी। क्या होता है आपका? जिद्दी होता है, या फिर दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका? जिद्दी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? निर्दयी कह सकते हैं, या फिर कठोर व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसका कठोर या निर्दयी का क्या होता है आपका? होता है अनरिलेंटिंग। यहाँ पे सही आंसर होगा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है 6 अंक है, 7 अंक है, 8 अंक है, या फिर 9 अंक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि कुल कितने अंक हैं, तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। पहले अंक में जो है वह आश्रम प्रवेश के बारे में, दूसरा अंक जो है वह है आपका आश्रम निवेश, तीसरा अंक है मिलन अंक, चौथा अंक है विदा अंक, और पांचवा अंक है प्रख्यान अंक, और छठा अंक है पश्चाताप अंक, और सातवां जो अंक है वह है पुनर्मिलन अंक। इस प्रकार से 7 अंक होते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सकल्पेट। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि स्कल्पेट मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब होता है सफाई देना। ठीक है, किसी भी चीज का सफाई देना। जैसे आप कोई गुनाह कर लिया और उस गुनाह को मतलब गुनाह किए नहीं है, लेकिन आप उस आपको मुजरिम से ठहरा दिया गया है, तो आप अपने आप को सफाई प्रस्तुत करेंगे कि मैंने ये कार्य नहीं किया। तो इसका जो एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द होगा वह होगा कि दोषी ठहराना या अपराधी। तो इसका क्या होगा आपका? कन्विक्ट मतलब होता है दोषी या फिर अपराधी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा आपका। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि क्या दिया है? ध्यान से देखिए इसको आप लोग। दिया है कि नाट्य शास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से सत्य है। क्या सत्य है यहाँ पे? नाट्य शास्त्र में 7000 श्लोक हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा प्रणीत है, ऑप्शन नंबर सी है कि नाट्य के आद्य प्रवर्तक विष्णु देवता है, या फिर नाट्य शास्त्र रस भेद 8 है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा क्या होगा आपका? कि जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा प्रणीत है, और यहाँ पे नाट्य शास्त्र में रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। रस भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो बी और डी जो आपका सही है, और ए और सी जो है गलत है। इस प्रकार से अगर हम कूट की अगर बात करें तो कौन सा कूट आपका सही होगा? तो बी और डी जो है बिल्कुल सही, यानी एक ऑप्शन जो है सही होगा। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अभी सूची 1 में जो दिया है उसको आपको बताना है कि सूची 2 के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 31 ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे फिर से हो सकता है कि पूछे जा सके। तो देखिए तू और मैं, तू और मैं, तो ये क्या होगा आपका? 30 का यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो सॉरी, यहाँ पे आपका प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या है आपका? 31। तो 31 का यहाँ पे ये दिया हुआ है कि तू और मैं। तो तू और मैं क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो और सो, जो और सो यह क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम है। वहीं पे अगर हम देखें कौन और क्या, तो कौन और क्या है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और आपका कुछ और कोई और कुछ, तो ये क्या आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी आपका सबसे पहले ए का जो क्या होगा आपका? फोर्थ का ए होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो है वह बी का होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा एक जो है वह आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सॉरी, सी का नहीं बल्कि आपका डी का होगा। किसका होगा? डी का होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और कुछ जो है
कौन और क्या है जो आपका क्या है सेकंड में है, कौन और क्या है आपका सेकंड में है, और डी कोई और कुछ जो है वह आपका डी है। ठीक है, तो ए बी सी डी इस प्रकार से आपका उल्टा चला हुआ है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा कि 4 3 2 और 1 ये सही रूप है। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि द पैंथर सब्सिस्टेड द कोर्सेस्ट ऑफ द फूड, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर को प्रीपोजिशन भरना है, ऑन, विथ, विदाउट या फिर अपॉन। तो कौन सा यह आंसर होगा आपका? प्रश्न नंबर 32 का यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए जो है बिल्कुल सही होगा आपका, यानी ऑन। ठीक है, द पैंथर सबसिस्ट ऑन द कोर्सेस्ट ऑफ द फूड, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक में, विकल में, अलग में या फिर पुकल में। तो किस में हुआ है इसका प्रयोग? तो धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि रीअरेंज द सेंटेंस इन कोहेरेंट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट ड्रोव द शिप अशोर, इट रिमेन्ड देयर फॉर सेवरल डेज, द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, द शिप रैन ऑन द सैंड। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 जो दिया है इसका सही रूप क्या होगा? तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सी, यानी कि द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, इट ड्रो द शिप अशोर, फिर है द शिप रैन ऑन द सैंड, इट रिमेन्ड देयर फॉर सेवरल डेज। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का सी यानी कि 3 जो है वह बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 35 आप दिया हुआ है कि वी मस्ट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम फॉर नॉट अटेंडिंग टू हिज ड्यूटी, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेज। कॉल अबाउट, कॉल फॉर, कॉल ऑन या फिर कॉल इन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉल फॉर, यानी कॉल के लिए यहाँ पे सही आंसर होगा। वी मस्ट कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम फॉर नॉट अटेंडिंग टू हिज ड्यूटी, ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है हम लोग का सेशन जो है यहाँ पर समाप्त होता है ये। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद है तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों में, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोगों ने 1 से 35 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब 35 से लेकर के हम लोगों क्या करेंगे कि जो 70 तक के प्रश्न उनको हल करेंगे। ये आपका सेक्शन बी लैंग्वेज वालों का हल किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा यानी अगला जो वीडियो हम लोग लाएंगे, अगला क्लास रहेगा वो 35 से 70 प्रश्नों का रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को। थैंक यू सो मच।